गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एक बार देख लो तो ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलो, तो आज कुछ डाउट्स जो हैं बच्चों के हैं। कुछ डाउट को तो मैं टाइप कर पाया हूँ अभी तक। सब तो डाउट हम टाइप नहीं कर पाए, लेकिन आओ जो जो टाइप किए हैं उनको एक बार डिस्कस कर देते हैं। देखो, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है ये। पढ़ ले एक बार क्वेश्चन को, फिर हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और कह रहा है बताओ कि इसको कितना वर्क परफॉर्म करना होगा कि क्यू चार्ज को लेके जाना है उसको फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो आओ जरा समझते हैं पहले। पहले जो समझने का है कि ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है। ठीक है ना, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है। और अपने को कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ अपने को जाना है। और ये डिस्टेंस वगैरह सब मार्क किया हुआ है कि ये 2R है और ये वाला अपना R है। जरा बताओ कि अपने को ए से बी तक जाना है क्या? ए से बी तक जाना है। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज का जो फील्ड आता है, फील्ड की वैल्यू होती है 2k λ/r। तो ध्यान है क्या बोल? याद करो, फील्ड यही आया था। और याद करो, मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। तो फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो आप उसको यहां से वैसे भी समझ ना। अगर आप इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो ऐसा सिलेंड्रिकल नजर आएगा। इसका बनाओगे तो ऐसा नजर आएगा। मतलब बी से ए तक लेके जाओ या यहां से यहां तक लेके जाओ, बात बराबर ही है। आपको पूछा है वर्क डन बाय द एजेंट, तो आपको पता है कि वर्क डन बाय द एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इसका मतलब होगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय
पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अब अपने को निकालना है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, नहीं होगा। हाँ, एक बात समझ में आ रहा है कि फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जा रहा होगा, तो हाइयर पोटेंशियल पे कौन है? तो जब हम निकालेंगे, मतलब अपने को निकालना है Q टाइम्स ऑफ P माइनस वी ए। इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि वी बी माइनस वी ए निकालेंगे तो आंसर हमारा प्लस में आना चाहिए। तो और निकाल लेते, और मैंने ये करवाया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो। मैंने कराया था कि इन्फाइनेटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है, और एक पॉइंट यहाँ से R1 डिस्टेंस पे था, और एक पॉइंट यहाँ से R2 डिस्टेंस पे था। तो हमने दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, अगर आपको याद हो तो वी ए माइनस वी के लैम्डा एल एन R2/R1 आया था। कुछ याद है क्या? इशू ध्यान है का डाउट है ये। तो बेटा अगर R2 दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, जहाँ जहाँ R2 आ रहा है वहाँ पे डाल दो 3R, और जहाँ जहाँ R1 आ रहा है वहाँ पे डाल दो 2R। तो ये वाला अपना आ जाएगा आंसर 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई Ln 3/2। यानी कुल मिला के आंसर आ गया 2K लैम्डा Q Ln 3/2। बोल। चलो आओ थोड़ा दूसरा देखते हैं। अब ये थोड़ा सा एसएचएम से इंस्पायर्ड है, तो अब हम थोड़ा बहुत एसएचएम पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं। कह रहा है वन एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल स्ट्रेच लेंथ, मतलब इसका ये बोल दिया है इसका जो नेचुरल लेंथ है वो ऑलमोस्ट जीरो है, बोल रखा है। और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसको फिक्स कर दिया है यहाँ पे। एक पार्टिकल जिसका मास में कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज अटैच टू अदर एंड, the system is kept on a smooth horizontal surface. When a point dipole P is pointing, the charge Q is fixed at the origin. The spring gets stretched to a length L and attains a new equilibrium position. कह रहा है वहां से स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे, तो ये प्रूव करके दिखाओ इसका मोशन एस एच एम होगा, और टाइम पीरियड निकालो। देखो पहले तो समझ में आ रहा है क्या होगा, और थोड़ा समझते हैं। इसके लिए थोड़ा मैंने जगह रखा हुआ है। डिस्प्लेस कहाँ से किया है, लग रहा है ये एल पे इक्विलिब्रियम आया होगा। चलो आओ देख लेते क्या किया। देखो तो एक डाइपोल है ऐसा, जिसका डाइपोल मोमेंट है पी, और यहाँ से एल दूरी के ऊपर एक पॉइंट चार्ज रख दिया है, तो चार्ज है स्मॉल क्यू। और ये लोग स्प्रिंग से अटैच है, और यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम आ रहा है तो एक बात कंफर्म है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इधर। हाँ, एक बात समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डाइपोल की वजह से इस पे आएगा, क्योंकि इस डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट एक्सियल का पॉइंट है, और अपने को पता है कि एक्सियल पे फील्ड और डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, और वैल्यू होती है 2K लैम्डा/R। यानी इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स होगा 2Kp/L। आर क्यूब होता है ना, 2Kp/R³ ना, इंटू क्यू कर दो। और चूंकि कह रहा है कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है जीरो, तो जितना भी स्प्रिंग का लेंथ है वो पूरे का पूरा एलोंगेशन ही तो है। इसका मतलब के इंटू एल इधर आएगा, और उधर दोनों को आपस में इक्वेट कर लो।
अरे बोलो, ये वाला स्टेप क्लियर है क्या? तू कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़, पहले कह रहा है कि एक स्प्रिंग है जो नेग्लेजिबल अनस्ट्रेस्ड लेंथ है। मतलब जब वो अनस्ट्रेस्ड है तो मतलब हाँ, मतलब नेचुरल लेंथ उसका जीरो है ऑलमोस्ट, ऐसा बोल दिया है। स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है, तो मुझे एक बात बता, अगर ये वाला स्प्रिंग के एंड को फिक्स कर दिया है, आप जैसे डाइपोल को लाके रखोगे, डाइपोल इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। और ये जो पॉइंट आज आपको दिख रहा है डाइपोल के लिए, इसका एक्सियल का पॉइंट है। और याद करो, एक्सियल के पॉइंट पे फील्ड आया करता था 2kp/r³। और कह रहा है कि इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम आया है, तो यहाँ पे मैंने फील्ड निकाले, चार्ज से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाले, और उसको स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस करा दिए। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ जीरो था, तो अभी जो भी लेंथ आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा स्प्रिंग का इलोंगेशन ही होगा। यानी K/L मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो सही है या नहीं है? अब सुनो, अब कह रहा है कि हमने इस पॉइंट चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिया। मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करा दिया। तो अब मुझे बताओ कि डोमिनेट कौन कर रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? लेकिन बॉडी जा रहा है उधर, तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा अपने को, K/L+X -KPQ/L+X⁻³ that must be equal to mass minus acceleration। अब क्या करेंगे सुन, हम यहाँ से बाइनोमियल लगा के, समझ में आ रहा है, हटाने की तैयारी में हम हैं इसको। तो लिख देंगे हम 2kpq/L³ ले लिए हम कॉमन। तो यहाँ आ जाएगा 1 + x/L⁻³ और हम उसको लिख पाएंगे 1 + x/L⁻³ तो बोलो ये सब सही है क्या? अब देख, जब K/L और ये वाला मल्टीप्लाई, या चलो ठीक है, एक स्टेप और लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्योंकि x की वैल्यू बोल रखा है कि बहुत छोटा है, एक्चुअली वो x नहीं दिया था, यहाँ डेल्टा एल दिया था। देख लो, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय डेल्टा एल, मैंने उसको x मान लिया है। और वो कह रहा है कि डेल्टा एल की वैल्यू एल के सामने बहुत छोटी है। तो समझ में आ रहा है कि बाइनोमियल के लिए मामला एकदम फिट हो गया है। क्योंकि x बहुत छोटा है एल के सामने, तो x/L जो होगा 1 के सामने बहुत छोटा होगा, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए मामला एकदम फिट है। और बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए मामला अगर फिट है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे ऐसा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये और ये आ गया वो, हाँ, ये और ये और ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिख रहा है, K/L ऐसा दिया है, तो बच क्या गया, K/X, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 6kpq/L⁴ x = m⁻⁻। लेकिन ध्यान से देखो, जो आंसर अपने को पूछा है ना, वो इस फॉर्मेट में पूछा है। मतलब वो चाहता है कि आंसर में सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट आए, एम आए, मतलब बाकी चीजें हट जाए। तो बाकी चीजों को कैसे हटाना है?
मतलब ये के वाले टर्म्स को हटाना पड़ेगा, ये कंफ्यूज मत होना, के स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है। तो कुछ नहीं करो, यहीं से देखो दिख रहा है, यानी के कैन बी रिटन एज 2 k p क्यूब बाई l क्यूब, l का पावर 4, सॉरी। इसको उठा के लाके वहां डाल दो, तो ये हो जाएगा। देखो तो केक्स तो है ही है, और ये वाला क्या बन गया जल्दी बताओ। तो ये बन गया अपना ऐसा, यानी आपको दिखने लगा होगा कि आ गया है a+4k/m x=0। और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4k/m, यानी ओमेगा आ जाएगा 2√k/m। और जैसे एक बार ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड आ रहा है, देख तो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बोल। यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लो, कितना आ रहा है। देख तो आंसर क्या हो गया। वो फ्रीक्वेंसी पूछा है क्या, हाँ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड नहीं पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो कितना आंसर आ गया देख तो। नहीं नहीं, ये ओमेगा पूछा है, ओमेगा। तो वो ढंग से लिखा नहीं है ओमेगा। ओमेगा पूछा होगा, जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में तो ओमेगा ही पूछना चाहिए, तभी आंसर अच्छा आएगा। देखो वैसे तो फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/t। और 1/t करेंगे तो क्या आ रहा है। 1/t करने से ये वाला फॉर्मेट आ रहा है क्या, देखो। अब ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बिल्कुल लड़ जाओ। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि ये कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, इसको अर्थ कर दिया गया है। ये वाला अभी आपको नहीं समझा पाएंगे अभी हम, असल में इसका कोर्स तो वैसे ही आ जाएगा 0, लेकिन अभी आपको समझा नहीं पाएंगे हम इसको। ये वाला जब हम फ्लक्स पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे टॉपिक बहुत डिटेल में आएगा, तो वहाँ पे समझाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। अब इसको देखते हैं। कह रहा है एक पॉइंट चार्ज है क्यू जिसका मास m है, उसको वर्टिकली सस्पेंड कर दिया था। ठीक है। ऐसा एक पॉइंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p इज नाउ ब्राइट टुवर्ड्स q फ्रॉम infinity so that the charge moves away. The final equilibrium of the system, including the direction of the dipole, the angle and the distance is shown in the figure. ये सब दिया हुआ है। If the work done in bringing the dipole to this position is itna, where g is the acceleration due to gravity, then the value of n is n चाहिए इसको, ये दे रखा है। नोट दैट फॉर 3 कोप्लेनर फोर्स है, ये तो ठीक है। इसका मतलब वो इशारा कर रहा है कि आप लैमिस थ्योरम डालो। इसको कुछ बोल रही है।
तो कह ये रहा है कि एक डाइपोल यहाँ पे है और इक्विलिब्रियम में ऐसा कहानी सब दिख रहा है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन, एक पॉइंट चार्ज है जो पहले ऐसे हैंग कर रहा था, चार्ज है क्यू, कोई नहीं था तो ऐसे ही रहेगा। अब वो क्या किया, डाइपोल से पकड़ के लाके इन्फिनिटी से एक डाइपोल को पकड़ के लाया और यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ लाया होगा तो डाइपोल इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा। देखा गया कि जब ये इक्विलिब्रियम में आया तो कहानी कुछ ऐसा है, ये डाइपोल इधर, पॉइंट चार्ज इधर, और कुछ ऐसा है ये डाइपोल है। इसका डाइपोल मोमेंट पी है और ये सब अल्फा अल्फा अपने को दे दिया है, बहुत सारा जानकारी दे दिया है। कह रहा है बताओ कि इस डाइपोल को इनफाइनाइट से यहाँ लाके प्लेस करने में कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ा होगा। वो अगर एन टाइम्स ऑफ एम जी एच है तो कह रहा है बताओ कि एन की वैल्यू कितनी होगी। देखो एक बात समझो, सीधी सी बात क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, सीधी सी बात है। बोल, अगर वर्क डन निकालना मतलब अपने को चेंज इन पोटेंशियल, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये यहाँ था और डाइपोल इन्फानाइट पे था, और ये डाइपोल जब यहाँ है और वो पॉइंट चार्ज यहाँ है, इन दोनों के पोटेंशियल के सिस्टम में क्या बदलाव आया है। जैसे पहले मुझे ये वाला बताओ, इस सिस्टम की पोटेंशियल कितनी लिखी जाएगी बताओ जरा। बताओ आखिरकार इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में कौन कौन बदलाव आया है। तो एक तो समझ में आ रहा है कि भैया ये वाला पॉइंट चार्ज एच ऊंचाई पे चला गया है, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया होगा एम जी एच, लिख लो। और साथ में एक डाइपोल की वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी भी आया होगा। याद करो हम लोग पढ़े थे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई। और इस वाले डाइपोल के लिए जो ये वाला पॉइंट है वो एक्सियल का पॉइंट है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होनी है नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई। बोल रहे हो ना, नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई लिखेंगे। चलिए, इस वाले का इस डाइपोल की वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं क्या, तो डाइपोल का होता है ना, डाइपोल का होता है, तो डाइपोल की वजह से होगा ना। या इन दोनों के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी तो लिख ही सकते हैं हम लोग, कैसे, इसका फील्ड जो आएगा वो आएगा इधर, और डाइपोल मोमेंट है इधर, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाना है, एक तो माइनस में होता ही है, और पी और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो लिखेंगे पी, पी का मतलब पी, और ई का मतलब हो जाना है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसका नाम कुछ रख देते हैं, बाद में पुट करेंगे। मैंने इसका नाम कर दिया है कुछ एक्स कर दिया है, बाद में पुट कर देंगे। देखो तो, हाँ जी, ये सही है क्या। और पहले वाला, जब सिस्टम इस सिचुएशन में था और डाइपोल इनफाइनाइट पे था, तो सिस्टम की पोटेंशियल कितनी लिखी जाएगी बताओ।
0, बिल्कुल सही। लेकिन अब देखो समझना है कि अपने को आंसर mgh के टर्म में चाहिए, मतलब अपने को इसको हटाने का है। और इसके लिए इन्होंने एक बड़ा हिंट किया है कि एफ बाई साइन थीटा इज सेम। अरे ये समझ में आ रहा है कि ये आपको क्या करवाना चाह रहा है? हाँ, ये आपको इशारा कर रहा है कि लामिस थ्योरम लगाओ। कैसे लगाएंगे देख तो। हम आपको हिंट कर रहे हैं, आप लगाना। डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट एक्सडीएल का है, तो इस पॉइंट चार्ज पे एक फोर्स इधर आना है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2kp/x³ इंटू क्यूब। एक वेट लगेगा नीचे। अपने को इन दोनों को ही आपस में रिलेट करना है, तो मुझे एक बात बताओ। एक मिनट, तो बना ही देते हैं। देख जरा थोड़ा समझ में आएगा आपको। डाइपोल है ऐसे, पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, तो आप बोलोगे एक फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा? तो 2kp/x³ इंटू इतना, और साथ में उसका वेट आएगा नीचे। ये एंगल वो अपने को बता रखा है अल्फा, और समझ में आ रहा है कि ये सब हो जाना है 90 - α/2। अब हमारा टारगेट है इसके सामने वाला एंगल निकालना, मतलब ये पूरा एंगल निकालना, और इसके सामने वाला ये पूरा एंगल निकालना। तो कैसे कैसे आएगा देख जरा। और उसके बाद हम लैमिस थ्योरम डाल देंगे, बोल क्या आएगा? ये पूरा एंगल कितना होगा बताओ पहले। और ये पूरा एंगल कितना होगा बताओ पहले। बताओ, ज्योमेट्री लगा के बताओ कितना आएगा। देखो, ये पूरा 90 है तो पक्का ये वाला α/2 होने वाला है, यानी ये वाला पक्का 90 - α/2 होने वाला है। तो ये पूरा एंगल अपने को पता चल गया, देख लो कितना आ गया, बोल जरा अब। बोलो कितना आया वो एंगल। तो कॉपी में पिक्चर लेके भेज दे। हाँ, π - α हो गया। तो इसके सामने वाला एंगल तो हमको मिल गया, अब हमारा मेन टारगेट है ये ढूंढना। ये कितना आएगा देख जरा। बोल, हम लिखना स्टार्ट करते हैं तब तक। kp/x³ इंटू 1/sin π - आया था ना। साइन π - इज साइन अल्फा। अरे ये वाला कितना आ रहा है, ये वाला? π/2 प्लस α/2। तो हम लिख देंगे mg/sin π/2 प्लस α/2, मतलब कॉस α/2। तो देख लो।
अब क्या करते हैं, ये वाला टर्म को हटाने के लिए इसको उठा के mg के टर्म में चीजों को पुट कर देते हैं। यानी 2 k p क्यूब बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू mg साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू। वैसे तो मन में आ रहा है कि इसको साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू वाला फॉर्मूला में डाल दे, लेकिन देखते हैं, आ जाओ, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। हाँ तो बताओ, इसको हटाते हैं पहले, लेकिन यहाँ पे, यहाँ लेकिन एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। चलो ठीक है, बताओ, इसको हटाते हैं, इसको एक काम करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स से डिवाइड कर देते हैं। क्या क्या हट गया देख तो जरा यहाँ से। इसमें से जो हटता है हटाओ, उसको एम जी एच के टर्म में लाओ, और एक्स की वैल्यू अपने को दी हुई है ये। हाँ आया था, देख जरा। वैसे इसको कर ही लेते हैं, आ जाओ, जरूरत पड़ेगा। तो 2 sin अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू कर दो, तो ये आ जाएगा 2 mg साइन अल्फा बाई टू। ठीक है। तो 2 k p/x³ यानी ये कितना आ गया, यानी आंसर आ जाएगा mgh प्लस kp/x³ है क्या यहाँ पे। यहाँ तो kp/x³ है, तो kp/x³ कितना आ जाएगा बोल दो। फिर 2 से 2 भी काट दो फिर तो। ये आ जाएगा mg साइन अल्फा बाई टू। यही ना। और साथ में एक्स ऊपर और मल्टीप्लाइड भी है, और एक्स की वैल्यू कितनी है देखो तो। एक्स की वैल्यू है 12 sin अल्फा बाई टू। और देख लो सही किया है ना। और यहाँ तक देख लो एक बार। लेकिन एल नहीं चाहिए अपने को, आंसर में एच लाना है, तो एल को कैसे हटाएंगे बोल जरा। तो यहाँ से देखो एक अप्रोक्सीमेशन दिख रहा है अपने को क्या, ध्यान से देखो। ये अगर एल है और ये अगर अल्फा है, तो ये अपना एल कॉस अल्फा होने वाला है। यानी एच कैन बी रिटन एज एल माइनस एल कॉस अल्फा। यानी कि एच कैन बी रिटन एज एल माइनस एल कॉस अल्फा। अब ध्यान से देखो, बड़ा अच्छा आंसर आ रहा है। 1 - cos अल्फा कैन बी रिटन एज 2 sin² अल्फा बाई 2। यानी जहां पे आ रहा है 2 sin² अल्फा बाई 2, वहां पे हम डालने वाले हैं, या एल से मल्टीप्लाई भी कर दो, वहां हम एच डालने वाले हैं। तो क्या आ गया बोल जरा ये हो गया m×g, और 2 sin² अल्फा बाई 2 इंटू एल को कर दिए हैं एच, तो आंसर आ गया अपना 2 mg। अब देख तो क्या पूछा था अपने को, तो आंसर क्या हो गया देख। तो इसमें कुछ नहीं करना है यीशु जी, क्या छोटे क्वेश्चन क्या बड़े क्वेश्चन, लगे रहने का है। अब ये सब अच्छे क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे दो दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, एक एनर्जी कंजर्वेशन और एक नेट फोर्स जीरो वाली कहानी। भाई जो जेई एडवांस में आया होगा वो तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा लेंदी तो होगा ही होगा ना। आओ थोड़ा इसको देखते हैं। गड़बड़ हो गया क्या।
एक मिनट, और इसको देखते हैं। थोड़ा सा भाग भूग गया है, ये बच्चे ने भेजा था, तो मैं एक बार उसको ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेता हूँ, तो सेटिंग वेटिंग गड़बड़ हो गया है मेरा। क्या था एक बार, चार्ज पार्टिकल ही चार्ज क्यू आर प्लेस एट द कॉर्नर्स, यहाँ पे प्लेस कर दिया है, एक एक कुलम का चार्ज रख दिया है, ठीक है। और ये वाला साइड लेंथ अपना ए है, और वर्टिकल भी दे दिया है ए। एपी इज इक्वल टू, एपी कहाँ है, ये वाला ए होगा, ये प्रिंट है, ये वाला ए होगा लग रहा है मुझे। तो एपी इज इक्वल टू ये सब दे दिया है, डायग्राम में तो कुछ और दिखा रखा है। और ये भी कटा हुआ है, जरा पूरा भेज इसू। ठीक है, समझ गया मैं। चार्ज कहाँ कहाँ पे है अपना, ए बी सी डी पे चार्ज है ना, ठीक है। और चार्ज माइनस क्यू इज फिक्स्ड एट, वहां पे एक माइनस क्यू भी है, ठीक है। तो कह रहा है बताओ क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, आओ समझते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, निकालना क्या है अपने को, फोर्स, ठीक है। तो मेरे नन्हे मुन्नो पहले एक बात जरा समझिए, गुरु महाराजों ध्यान से देखिए जरा। पहले जो ये चार है ना, इनको देखते हैं, आ जाओ। तो ये चार है, क्यू 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 क्यू। एक बात बताओ, इन चारों की वजह से डाइपोल पे कितना फोर्स आएगा, निकाल सकते हो क्या? अरे सुनो मेरी बात, क्या इसका फील्ड यहाँ पे हम लिख पाएंगे? लेकिन फील्ड जैसे लिखेंगे तो फील्ड ही आ जाएगा जीरो, तो पोटेंशियल ही आ जाएगा जीरो, पोटेंशियल ही आ गया जीरो, तो डेरिवेटिव लेने का मतलब ही नहीं बनता है। तो थोड़ा अकल लगाइए ना। आस्था जी जरा ध्यान से देखिए, तो इस डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट एक्सियल का पॉइंट है इक्वेटोरियल का। और क्या इस डाइपोल का फील्ड यहाँ पे आप लिख सकते हैं? फील्ड आएगा नीचे, बोलो फील आ रहा है क्या? और हमको पता है कि यहाँ जो फील्ड आता है वो आता है के पी बाई आर क्यूब, और आर हमारा हो जाना है ए बाई रूट का होल क्यूब, देखो तो। और चार से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा वो आ जाएगा। बोल। हम केवल हिंट करेंगे, पूरा आपको करना है, हम नहीं कराएंगे इसको, सिंपल क्वेश्चन है, समझा देते हैं हम। अब सुन, जब इसने इसके ऊपर इतना फोर्स लगाया तो ये भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन किधर, नीचे नहीं, पर।
तो जैसा इसने इस पे लगाया तो ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। हम कह रहे हैं कि भाई स्क्वायर का प्लेन है ये। मालूम चला अगर आप पोटेंशियल लिख के डेरिवेटिव लेना चाह रहे हो तो दिक्कत क्या आएगा। एक तो यहाँ पे इन चारों का फील्ड जीरो हो जाएगा, तो लिख के फायदा ऐसे भी नहीं है। फील्ड जीरो हो गया तो डेरिवेटिव पोटेंशियल जीरो आएगा, डेरिवेटिव लोगे तो फोर्स भी जीरो आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, चालाकी लगाया, चालाकी लगा के हम क्या किए, इसकी वजह से इस पे हम फोर्स निकाल लेंगे। इस डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट जो है इक्विटोरियल का पॉइंट है, और इक्विटोरियल का पॉइंट है तो इक्विटोरियल पे फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और आता है K P/R³ और R की वैल्यू यहाँ पे A/√2 है। तो फील्ड आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है इसके ऊपर भी वही लगाएगा, इसके ऊपर भी वही लगाएगा, इसके ऊपर भी वही लगाएगा। तो वैसे भी हमारा मतलब क्या है कि इसने इसके ऊपर जितना लगाया है ये भी उसके ऊपर उतना ही लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट मतलब ऊपर। यानी यही वाला फोर्स एक बार नहीं 4 बार आ गया। तो बोल। तो मन। अब सुनो, ये तो अभी आया है A B C D का, लेकिन यहाँ पे भी तो एक चार्ज है P पे। अब मुझे एक बात बताओ कि P पे जो -Q चार्ज है उसका फोर्स अगर डाइपोल पे निकालोगे तो कैसे निकालोगे। अगर सही मायने में देखो ना तो यहाँ एक डाइपोल है और यहाँ एक माइनस चार्ज है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तो। बोलो। अरे तो करवाया हुआ क्वेश्चन है। हाँ ऐसे कर लो ना। इसकी वजह से डाइपोल पे मत निकालो, डाइपोल की वजह से इस पे निकाल लो, ये एक्सियल का पॉइंट है। और फोर्स जो आएगा वो नीचे आ जाएगा, वैल्यू होगी 2K P × Q/R³। तो आप समझो ये डिस्टेंस कितना होगा पहले बताओ। हाँ जी बोलो ये डिस्टेंस। अपने को फोर्स डाइपोल पे ही निकालना है ना। हाँ ठीक है ठीक। हाँ तो आ जाएगा, आप कह रहे हो ये वाला A³ है, और ये वाला जो है ऐसे ऐसे करके 4 बार आया था, और ये एक बार आ रहा है, सबका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करो कितना आ रहा है। नेट क्या आ रहा है देख तो। कितना आएगा देख। डेटा उधर उधर तो नहीं। क्यू की वैल्यू 1 दी हुई है, पी की वैल्यू दी हुई है। अच्छे से डेटा देख के पुट करके बताओ क्या आ रहा है। एक्चुअली ना यहाँ डेटा कुछ और है, जो भेजा है ना आप लोगों ने उसमें डेटा कुछ और है।
AP BP PD PC, यहाँ वो √2 दे रहा है और यहाँ वो 2 कह रहा है। तो √2 लगे करके देखो क्या आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है देखो। कितना आंसर आ रहा है चेक करो। भाई ये वाला अगर √2 है, ये वाला, तो काका ये वाला अगर रूट कह रहा है, तो ये सब कितना हो गया। हम्म। ये सब तो 1 1 का हो गया। ये सब 1 मीटर का नहीं हुआ। अब ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, तो ये कितने का हो गया। अरे ये वाला अगर 1 का है, ये 1 का है, तो ये कितने का होगा। तो सन्नाटे में गए हो एकदम। तो जहां जहां ए आ रहा है वहां √2 डाल के देखना कितना आ रहा है आंसर। डेटा में गड़बड़ी है, देख लो एक बार। इतना बड़ा हिंट कर दिया उसके बाद भी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। अरे बात समझे क्या, बाकी सब ट्राई करो पहले। अरे सब आंसर लाओ पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन को देख लो, हो सकता है कि क्वेश्चन का डेटा में ये जो मैंने लिखा और उसमें कोई दिक्कत हो। अरे आंसर क्या आ रहा है बोल। मतलब मन आंसर नहीं आ रहा तेरा। अरे अब जेई का बच्चा को पूरा सॉल्व करके हम बताएंगे, हिंट कर दिए उतना काफी नहीं है, आधा सॉल्व भी कर दिए। तो मन क्या है बोल जल्दी जल्दी। कुणाल देख क्या आ रहा है। हाँ यीशु कुछ बोल रही है क्या।
KP/1 आएगा। बाई 1। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ठीक बोल रही है। एक्चुअली ना वो डेटा में मैं कंफ्यूज हो गया। इसमें ये 1 है, ये 1 है, तो ये वाला डिस्टेंस तो 1 ही हो गया ना। ये अगर 1 हो गया तो इसको हटा के यहाँ 1 कर देते हैं। टेंशन ले फालतू का। और यहाँ पे आप कह रहे हो कि ए की वैल्यू √2 है, तो आंसर कितना आ गया? ठीक है, देखो भाई, अभी तो होना चाहिए था। क्या ऐसे दाव पे तुम लोगों को नहीं बताए थे हम? बोल। अरे कराए थे ना कि भाई जब भी पोटेंशियल जी जीरो आने लगे तो समझ जाओ ये वाला मेथड वर्कआउट नहीं करेगा, तो फिर कुछ उल्टा सोचना स्टार्ट करते हैं हम लोग। आओ थोड़ा आगे देखते हैं। आओ ये वाला एक देखो। कह रहे एक थिक मेटालिक सेल है। थिक मेटालिक सेल का मतलब है ये एक इस तरह का हॉलो स्फीयर है, थिक है ये मेटल का बना हुआ है। और इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज रख दिया है। तो कह रहा है बताओ कि फील्ड, तो याद करो फील्ड लाइन की मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, बहुत सारा प्रॉपर्टी। आओ देखते हैं कौन कौन सा बात फेल होगा। जब पहला डायग्राम को ध्यान से देखिए। पहला डायग्राम गलत क्यों है, कौन बताएगा? में एक नहीं कई गलतियां हैं, बताइए जरा। बेटा कंडक्टिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्जेस सेपरेट हो सकते हैं। नॉन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो चार्ज का जो है डिपोजिशन नहीं हो पाएगा। हाँ, एक तो समझ में आ रहा है कि भैया कंडक्टर है तो कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे फील्ड जीरो होना चाहिए था, ये लोग दिखा रखा है ना? देखो, दिख रहा होगा आपको। तो साफ दिख रहा है कि कंडक्टर के अंदर जो फील्ड नहीं होना था वो भी दिखा रखा है। और दूसरा कि फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस को परपेंडिकुलरली काटता है, दोनों बात में फेल हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी में आ जाओ, ये वाला। ये क्यों फेल हो गया? बताओ। फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हो बताओ ये क्यों फेल हो गया? हाँ, परपेंडिकुलर नहीं है और इसकी मर्जी चल रही है। यहाँ पे कहता है फील्ड लाइन नहीं होगा, लेकिन यहाँ कहता है फील्ड लाइन होगा। देखो दिख रहा है क्या? फोकस करो। बोलो, क्लियर है बात? तीसरे पे आ जाओ। देखो तीसरे में और चौथे में, देखो तीसरे में देखो तो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली काट रहा है क्या? काट रहे हैं। और चौथे में भी काट रहा है। बस अगर ध्यान से देखो तो जो डी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बाहर है, बाहर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन यहाँ अगर देखोगे तो बाहर फील्ड एकदम यूनिफॉर्म लग रहा है, बनाने वालों ने ढंग से बनाया नहीं है वैसे तो। देखो आगे चल के हम बताएंगे कि क्या होता है जब यहाँ क्यू रखते हो ना, तो यहाँ -Q चार्ज आता है।
ठीक है, समझ लो थोड़ा सा। तुम थोड़ा आगे आपको समझा देंगे, अभी फ्लक्स पढ़ाएंगे ना तो वहां समझाएंगे। जैसे हम रखते हैं तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाता है, बताएंगे आपको कैसे होता है ये। और इसके हिसाब से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन चूंकि ये कंडक्टर न्यूट्रल था तो अगर इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आया है, उसके आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा। लेकिन वही बात हम आपको बताएंगे कि इसका फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे टर्मिनेट होके खत्म हो जाएगा। मतलब इसके फील्ड लाइंस और इसके फील्ड लाइंस मैटर को क्रॉस करके नहीं जाएगा। यानी बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इन सरफेस की वजह से होंगी, और जहां पे इन दोनों का दादागिरी नहीं चलेगा, क्योंकि इनका फील्ड लाइंस मैटर को क्रॉस करके बाहर आएगा ही नहीं। तो बाहर वाले सरफेस को लगेगा कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ बाहर है, अंदर वाले फील्ड से बाहर वाले को कोई मतलब है ही नहीं। तो मतलब कहानी ऐसा हो गया कि ये एक हॉलो स्फीयर है जिसके ऊपर बाहर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और वो भी ऐसा है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एकदम यूनिफॉर्म जैसा होगा। वही वहां पे मिसिंग है, इसीलिए हमने उसको गलत बोल दिया है वाले को, और सही कर दिए हैं थर्ड वाले को। ये बात हम आगे समझाएंगे, चिंता ना करो। देखो बेटा, एक बात मैं बता रहा हूँ, सुनो। क्या होता है ना, ये जो डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जेई में आता है कुछ और, कंप्यूटर ऑपरेटर उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करता है, पूरी कहानी बदल जाती है। जैसे अगले किसी एक क्लास में हम आपको दिखाएंगे एरर के क्वेश्चन जो जेई में आए हुए हैं, और डेटा इतना मिसलीडिंग बुक वालों ने बना रखा है, कलम परेशान हो गए 3-4 क्वेश्चन में। फिर मैंने बहुत ढूंढा उसको, तब जाके मुझे पता चला कि असली क्वेश्चन क्या था। तो एग्जाम में जब आता है तो डायग्राम एकदम परफेक्ट बना हुआ रहता है। भाई कंप्यूटर ऑपरेटर को क्या समझ में आता है, वो एक एरो ज्यादा लगा दे कम लगा दे, उसको लगता है बात तो बराबर ही है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि बात बराबर नहीं है। तो जब असली एग्जाम में आता है तो ऐसा दिक्कत नहीं रहता है। वाह। आओ थोड़ा इधर देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर फिगर्स करेक्टली shows द फोर्स दैट आर थ्री चार्ज पार्टिकल exert each other। अब ध्यान से सुनिए। तो पहले मुझे एक बात बताइए, पहला होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों नहीं, सोच के बताइए। बताइए जरा। एक बात बताओ, वन को देखने से क्या लग रहा है, टू के हिसाब से वन क्या लग रहा है। टू ऐसा लग रहा है कि वे इसको खींच रहा है इसे। इसका मतलब दोनों या तो एक तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या फिर ये माइनस ये प्लस, दो सेट पॉसिबल है। और अच्छी बात है कि ये भी इसको अट्रैक्ट ही कर रहा है, चलो अच्छी बात है, डेटा एडजस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखते हैं, आ जाओ। ये जब भी फोर्स लगाएगा तो इस लाइन के अलॉन्ग ही लगाएगा, और थ्री का फोर्स इधर आने का मतलब है कि ये कह रहा है कि भैया ये वाला प्लस में होने वाला है, और ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, यानी ये माइनस का होने वाला है। ये वाला को देख के ध्यान से देखना, ये वाला है माइनस, और ये वाला भी है माइनस। दोनों एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए थे, कर रहे हैं। गड़बड़ कहाँ पे है? बोलना जरा।
2 3 में है। ऐसे देखो, सुनो, ठीक कह रहे हो वैसे, आओ देख लेते हैं। देखो, ये वाइट है ना, बताते हैं। देखो, ये और क्या बता रहा है ये और ये बता रहा है कि भैया ये माइनस माइनस होंगे या प्लस प्लस होंगे। तो अगर ये प्लस हुआ तो इसको भी प्लस होना पड़ेगा। ये प्लस तो ये प्लस तो ये प्लस इसके हिसाब से। लेकिन जब ये प्लस और ये प्लस, तो ये लाइन पॉसिबल नहीं है। बोल। अगर हम इन दोनों को माइनस लेके चले, ये माइनस ये माइनस, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये रहा होगा। वैसे ये माइनस और ये रिपेल कर रहा है, तो इसको भी होना चाहिए माइनस, लेकिन ये दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी पहला होने से रहा। दूसरा, दूसरा तो बड़ा अच्छा है। ये और ये कह रहा है कि ये प्लस प्लस होगा, और ये भी कह रहा है कि ये लोग प्लस प्लस होगा। ये और ये भी सही हो गया, ये और ये भी सही है, सब सही हो गया, देख लो। तो सेकंड तो पॉसिबल है। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड देखो, ये और ये कह रहा है कि ये लोग या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा। अब ये प्लस तो ये माइनस, ये भी पॉसिबल है क्या, देखो तो। अब एडजस्ट देख लो, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये देखो तो, अगर ये माइनस ये प्लस, तो इसको भी होना होगा माइनस, तो ये माइनस माइनस रिपेल करना चाहिए था, अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया, देख तो। 2 और 3, मतलब थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, बोल। सर सही है, बट सारे चार्ज नहीं, क्वेश्चन में बोला होगा, देखो, बोला है ना, 3 चार्ज पार्टिकल, देख, 3 चार्ज, वो भी पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब है पॉइंट। तो वो न्यूट्रल वाला केस भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि बोल दिया है कि चार्ज भी है और पार्टिकल भी है, तो पॉइंट वाला केस बन गया ना बेटा। बोल। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस आर चार्ज की ना, ये अभी नहीं हो पाएगा। ये अर्थिंग का क्वेश्चन हम क्लास में समझाएंगे, इसको तो छोड़ दो। इसको देखो, कह रहा है 3 आइडेंटिकल मेटालिक अनचार्ज स्फेयर से ए बी सी, जिनकी रेडियाई खुद की है ए, इनको इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड लेंथ है डी, वहां रख दिया है। एक फोर्थ स्फेयर जिसका रेडियस ए है, चार्ज क्यू है, पहले उसको लाके ए से टच कराता है, ठीक है ना। तो जो चौथा स्फेयर है,
का रेडियस भी है ए और चार्ज है क्यू, और इस ए वाले का भी वही है, रेडियस वही है, और ये पहले अनचार्ज था। तो पहले हम लाके इसको ए के साथ टच कराए और इसको दूर लेके चले गए। आप मुझे बताओ ए पे कितना चार्ज आया होगा। तो पहले स्टेप के बाद इस पे Q/2 चार्ज आ गया। चलो भाई ठीक है। अब पहले स्टेप के बाद जब इस पे Q/2 आ गया, फिर क्या करता है वो? अब कहता है कि बी का हमने अर्थिंग कर दिया है। चलो भाई बी का अर्थिंग कर दो। थोड़ा सा अर्थिंग पढ़े तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया है कि यहाँ पे कुछ क्यू चार्ज आ गया होगा अर्थिंग की वजह से। उसको हम ऐसे लिख पाएंगे, देखो ध्यान से। इसका पोटेंशियल जो इसके सेंटर पे होगा वो होगा के बाई टू बाई डी प्लस के क्यू बाई ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और यहां से सॉल्व करके हमें स्मॉल क्यू निकाल लेंगे, तो स्मॉल क्यू मेरा आ जाएगा माइनस के बाई टू डी। बोलो तो सही है गलत है ये? दूसरा स्टेप सही हो गया क्या, देख लो। अरे इसका अर्थिंग किया था, इसका मतलब इसका पोटेंशियल जीरो हो गया, तो मैंने इसकी वजह से इसका पोटेंशियल लिख दिया है और खुद की वजह से लिख के दोनों को जीरो से इक्वेट कर दिए हैं। तो अर्थिंग की वजह से इस पे चार्ज आएगा, वो निकल के आ गया। बोल। अब सुनो। अब कह रहे हैं कि फिर से क्या किया, अर्थ कनेक्शन को हटा दिया और सी को दोबारा अर्थ कर दिया इसको। तो हम अगर मान लें कि इसके अर्थिंग की वजह से इस पे क्यू डैश चार्ज आ रहा है, तो हम ये लिख पाएंगे, देखना जरा। ई का पोटेंशियल जो पहले ए की वजह से होगा वो हो जाएगा के बाई टू बाई डी प्लस जो बी पे चार्ज आया है उसकी वजह से सी का जो पोटेंशियल होगा वो होगा के स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू का मतलब माइनस के बाई टू डी डिवाइडेड बाई डी, और साथ में खुद की वजह से जो आया था दैट मस्ट बी जीरो। क्या यहाँ से हम क्यू डैश निकाल पाएंगे? भाई अर्थिंग का सीधा सा मतलब है कि जिस कंडक्टर को आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया उसका पोटेंशियल जीरो हो गया। जरा एक बार आंसर निकाल के देखो कौन सा आ रहा है। कौन सा आ रहा है चेक करो। देखो तुम लोग के लिए कल 2 घंटा लगा के ये सब क्वेश्चन हम टाइप किए हैं, डायग्राम बनाए हैं। जल्दी फाइंड करो क्या आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है चेक कर लो।
कोई भी ऑप्शन नहीं आया। तो आप देख लेना सी आ रहा है, देख लेना उसको और आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला एक देखो, कह रहा है कि फिगर शोज थ्री सर्कुलर आर्क्स ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टोटल चार्ज ऐसा ऐसा लिख दिया है। तो पोटेंशियल, अरे ये तो बच्चा मेरे, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन। अरे यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है, क्या फर्क पड़ता है ये इतने बड़े एरिया में हो या एक पॉइंट चार्ज की तरह हो, क्या फर्क पड़ गया पोटेंशियल लिखने में। तो सीधा एक काम करो ना, क्यों एक काम करें, सब चार्जेस को जोड़ के एक बार में लिख देगा पोटेंशियल। तो इसको इसको सबको जोड़ जाड़ के एक साथ लिख दो, खेल खत्म। आंसर आ जाएगा, टू क्यू बच गया तो आंसर आना चाहिए के क्यू बाई आर। ऐसे भी आप जानते हो कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा क्यू बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आंसर कौन सा हो गया देख। ये शायद निधि का डाउट था, निधि देख। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें लिखने में कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। फील्ड होता तो दिमाग लगाते, ये तो बहुत आसान है। में ए ऑप्शन है, चार्जेस यही है, देख ले एक बार। अब तू बता, आंसर ए होना चाहिए कि ये वाला होना चाहिए, अब तू बता चल। ए ऑप्शन आने वाला है, क्यों। मैंने सही किया है ना, जब ये चार्ज थ्री क्यू है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्यू आया, और फिर यहाँ से क्यू तो टू क्यू हो गया। पेंसिल की वैल्यू हो जानी चाहिए। तो काका ऑप्शन चेंज है ना, तो मैं क्या करूं। अब तुम्हारे बुक में इस फोर की जगह टू दे रखा है, और वो आया भी है। निधि देख ले। आओ थोड़ा आगे देखते हैं। कह रहा है थ्री आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मास एम एंड द चार्ज क्यू हैंग फ्रॉम थ्री स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ क्यू इन टर्म्स ऑफ, ये सब कितना होगा। तो आओ देख लेते हैं। तो आओ देखते हैं, किसी एक स्फेयर को पकड़ लो, ये वाले को पकड़ लेते हैं। देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा इसके ऊपर। तो ये जो फोर्स इस पे लगाएगा पे, और साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 साइन थीटा। दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मतलब 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
और बीच वाला बॉल और लेफ्ट वाले बॉल के बीच में भी एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा जो कि होगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और एम जी लग रहा है नीचे। रस्सी का टेंशन है इधर। दिस एंगल इज थीटा। बस कर दे, टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। करके देख क्या आ रहा है। अरे क्या करना है, समझ में आ गया क्या? चलो ट्राई करो क्या आ रहा है। फाइंड करके बताओ जरा क्या आ रहा है। जल्दी से फाइंड कर लो। बाकी बच्चे भी देख ले जल्दी जल्दी। जिसका डाउट था वो तो पहले देख ही लो। निधि आ गया क्या देख। भाई सीधी सी बात है कि टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 5 k क्यू स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कि हमको टी नहीं चाहिए और अपने को क्यू चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करते टी हट जाएगा और क्यू की वैल्यू निकाल लो, जो आना होगा आ जाएगा, देख लो। चलो और आगे बढ़ो। कह रहा है तीन चार्जेस हैं क्यू क्यू और टू क्यू, इनको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्लेट पे, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट का साइड लेंथ ए है। चलो तो एक बात समझ में आ रहा है कि क्यू क्यू और -2q मिलके एक डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, क्योंकि एक डाइपोल इधर बनेगा एक डाइपोल इधर, नेट डाइपोल मोमेंट आएगा इधर। ये मैंने क्लास में भी करवाया था। एक डाइपोल है क्यू इंटू ए का, दूसरा डाइपोल है क्यू इंटू ए का, यानी जो रिजल्टेंट डाइपोल आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू √/2। यानी आंसर आ जाएगा क्यू ए इंटू। यानी कुल मिला के ये तीनों एक डाइपोल बन गया जिसका डाइपोल मोमेंट है इतना। और इसको रखा गया है कहाँ पे? दो लार्ज प्लेट के बीच में, ऐसा। एक का चार्ज डेंसिटी है σ1, दूसरे का σ2। तो याद करो इन्फाइनेटली चार्ज सीट का फील्ड का फॉर्मूला हम लोग बनाए थे, σ1/2 ε0 इधर, और इसका आ जाएगा इधर। यानी नेट आ जाएगा σ1 ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, ये इसका मतलब ये डाइपोल पक्का ऐसे रहा होगा तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और आपको फील्ड पता है, आपको डाइपोल पता है। याद करो मैंने टॉर्क टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाया था, T = 2π√I/PE। अब कुछ नहीं करना, लाके पुट कर दो।
आई को बोला है, हाँ आई को बोला आई छोड़ दो। जहां जहां पे पी आ रहा है वहां पे QA√3 लिख दो, और जहां जहां पे ई आ रहा है वहां पे σ1 माइनस σ2 बाई ε0 लिख दो। कितना आ जाएगा, कौन सा आंसर आएगा देख जरा। नहीं सी आ रहा है, सी तो नहीं आ रहा है। सी आ रहा है कि डी आ रहा है रे। के अकॉर्डिंग नहीं, एक मिनट रुक जाओ। लार्ज प्लेट्स है ना ये। चलो इसमें पंगा क्या होता है ना कि थिक प्लेट अगर होता है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, और मैंने जो आपको बताया है वो थिन प्लेट का फॉर्मूला बताया है। जो थिक प्लेट आता है ना उसका फील्ड आता है σ/ε0, और थिन प्लेट का आता है σ/2। अब इसमें लिखा है क्या, प्लेट लिखा है, इसका मतलब थिन नहीं बोला है, इसका मतलब थिक ही मानना चाहिए। और थिक प्लेट अगर लेंगे तो फील्ड लेना पड़ेगा σ/ε0, तो ये टू तो हट जाएगा, और जैसे ये टू टू हटेगा तो ये टू भी हट जाएगा, तो आंसर सी वाला आ जाएगा। चलो इसका रिजल्ट भी हम बताएंगे गॉस लॉ में आपको, अभी हम पढ़ाए नहीं है इसका मतलब, हम आपको थिन प्लेट पढ़ाए और ये प्लेट कह रहा है, इसका मतलब वो थिक प्लेट होगा। ठीक है ना, अभी हम सब रिजल्ट्स कर देंगे, चिंता ना करो। जरा ये देखो तो, दो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स हैं, रेडियस है R और 2R, having uniform volume charge densities ρ1 and ρ2, दोनों एक दूसरे को टच किया, टच each other, the net electric field at a distance 2R from the center of the smaller along the line joining the center of the sphere is 0। तो ρ1 ρ2 क्या रहा होगा, आओ देखते हैं। एक का रेडियस है R और दूसरे का रेडियस है 2R, ऐसा। ये अपना R का है, ये अपना 2R का है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक का ρ1 दूसरे का ρ2। इसका चार्ज अगर हम Q1 एज्यूम कर ले और इसका चार्ज अगर Q2 एज्यूम कर ले, तो Q1 Q2 तो हम लिख ही सकते हैं। Q1 आ जाएगा ρ1 इंटू 4/3 πr³ और Q2 आ जाएगा ρ2 इंटू 4/3 π8r³। अब कह रहा है कि एट डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर, मतलब यहाँ से 2R, मतलब इधर कहीं की बात कर रहा है ये R और ये भी R। कह रहा है यहाँ पे फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे फील्ड अगर जीरो है तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसका फील्ड आएगा और इसका फील्ड आएगा। इस वाले के लिए ये वाला पॉइंट बाहर का पॉइंट है, तो यहाँ फील्ड होगा कि Q1 मतलब ρ1 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 2R का स्क्वायर मतलब 4R का स्क्वायर। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ये इस स्फेयर के अंदर का पॉइंट है, तो याद करो हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा हुआ है KQX/R³, यानी के क्यू का मतलब हो गया ρ2 ऐसा इंटू X/R³ मतलब 8R³। देख लो,
क्या आ रहा देख तो। हेलो। क्या हो गया? तो डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ, सॉल्व करना। जब यहाँ कह रहा है फील्ड जीरो है तो मैंने इसका फील्ड निकाला, इसका फील्ड निकाला, इक्वेट कर दिया। क्या आएगा देख। ये काट कूट के टू आ गया है तो। 4/3 पाई r क्यूब भी काट दो। 5 से क्या आ गया, के भी कट गया ना। यानी ρ1 = 4 ρ2। और देख लो। वैसे आंसर +4 वाला होगा या -4 वाला होगा? प्लस या माइनस? अरे माइनस क्यों होगा? मालूम चला माइनस अगर हुआ तो इसका फील्ड इधर और उसका फील्ड भी उधर, दोनों जुड़ के जीरो कैसे होगा? अरे नेट फील्ड को जीरो होने के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल होना होगा, डायरेक्शन को भी तो अपोजिट होना पड़ेगा। माइनस साइन क्यों लगा रहे हो? आओ। कह रहा है एक बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम है जिसका मास 40 ग्राम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कह रहा है वो 20 ऑसिलेशन पूरा करता है इतने टाइम में। देखो 20 ऑसिलेशन का टाइम अगर 45 सेकंड का है, इसका अभी कोई फील्ड विल्ड तो है नहीं, तो टाइम पीरियड आपको पता है सिंपल पेंडुलम का ये आता है। और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन 20 ऑसिलेशन का टाइम अगर 45 सेकंड का है तो एक ऑसिलेशन का टाइम 45/b = 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g। छोड़ दो ऐसे ही। अब कह रहा है एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर की तरफ ऑन कर दिया गया है। तो मैंने बताया था कि ऐसे केस में नया इलेक्ट्रिक जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g, और साथ में QE/m आ जाएगा। बोलो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जल्दी बताओ। ऐड या सब्ट्रैक्ट? देख के बताना अच्छे से। अरे ऐड कहाँ से होगा? बॉब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड को आपने इधर ऑन किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर आएगा जो कि mg के अपोजिट है। तो mg - qv का टॉर्क लिखा जाएगा, तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा। अरे हाया ना बोल। अस्था जी। जबरदस्ती ऐड कर दे रही है रे। फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आता तो ऐड करती ना। अब देखो कितना कर क्या करेंगे। QE/m की वैल्यू कितनी आ रही है, चेक करो तो।
बाई एम की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा चेक करके दिखाओ। ये है 4 × 10⁻⁻5। इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.5 × 10⁻⁴। और एम कितना दिया है, 40 ग्राम। ऐसा कहाँ आ गया ये? ये वाला पूरा 25, अभी ज्यादा आ रहा है। तो मालूम चला जी में सब्ट्रैक्ट हो गए तो माइनस में आना शुरू हो गया। तो मतलब डेटा कुछ गड़बड़ है ये। अरे करना क्या है, समझ गए क्या? डेटा गड़बड़ है ये, समझ में आ रहा है ना? अरे बोल। भाई सीधी सी बात है, अगर जी हमें मालूम था, क्यू ई बाई एम हम निकालते, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जी इफेक्टिव आता और नया टाइम पीरियड निकालते। और दोनों को डिवाइड डिवाइड करके एक ऑसिलेशन का टाइम निकाल के 20 ऑसिलेशन का टाइम निकाल लेते। अब डेटा ही गड़बड़ है तो हम क्या कर सकते हैं? डेटा गड़बड़ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को और ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगा। चलो देख लेना। अरे मन सही है ना, देख ले। तो सन्नाटे में जा रहा है एकदम तो। ये डेटा तुम लोग पता नहीं कहाँ से ला रहे हो, सब डेटा वोटा बहुत सारा गड़बड़ डेटा निकल रहा है। तो देखो, कह रहा है कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग, वैसे ये भी गॉस लॉ से समझाएंगे, छोड़ दो इसको। सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम पढ़ाए नहीं है, तो गॉस लॉ से ही आएगा वो। तो चाहेंगे तो कर देंगे, लेकिन छोड़ो, गॉस लॉ पढ़ाएंगे तो होगा अपना आराम से। कह रहा है क्यू चार्ज को डिवाइड किया गया इस तरह से कि एक है स्मॉल क्यू, दूसरा है ऐसा। कह रहा है दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखा गया तो देखा कि दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम है। इस वैल्यू को बताओ, तो एफ क्या आएगा? ए क्यू इतना बाई आर स्क्वायर। यानी एफ में वेरिएबल है स्मॉल क्यू, यानी फॉर एफ टू बी मैक्सिमम डी एफ बाई डी क्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। के बाई आर स्क्वायर कर लो बाहर और डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा क्यू माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्यू की वैल्यू आ गई इतनी, यानी ये आ गया Q/2 और ये भी आ गया Q/2। यानी जब भी आप किसी एक चार्ज को तोड़ के दो चार्ज बनाएंगे इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम फोर्स, तो दोनों चार्जेस की वैल्यू एकदम सेम होनी चाहिए, आप देख सकते हो। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक वुडन ब्लॉक है, एसएसएम परफॉर्म कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी। ब्लॉक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया गया, तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? देखो, वैसे तो साफ साफ समझ में आ रहा है, अभी जितना मैंने एसएचएम बताया उसी से आंसर इसका हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब तो टाइम पीरियड आएगा इसका 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो टाइम पीरियड इससे ज्यादा आएगा या कम आएगा? बताओ। कम ज्यादा? कम? अरे गुरु महाराजो, टाइम पीरियड वही रहेगा। इतनी बार समझाए
कि एसएचएम में आंसर में वही आता है जिनका नेचर रीस्टोरिंग होता है, और रीस्टोरिंग फोर्सेस वो होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपना डायरेक्शन बदल लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ भी कर लो, आगे लग रहा है तो जिंदगी भर आगे ही लगेगा, तो वो ना तो रीस्टोरिंग है ना आंसर में आएगा। बोलो कि नहीं हमको प्रूव करके दिखाओ, आओ दिखाओ से। मान लो जहाँ पे इक्विलिब्रियम आया वहां पे के डेल्टा एक्स बैलेंस्ड बाई क्यू ई, हमने फर्दर और डिस्प्लेस कर दिया है। के एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्यू ई मस्ट बी इक्वल टू एम इन टू माइनस ए। और आप कह रहे हो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी ए प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू जीरो, ओमेगा स्क्वायर वही रह गया, यानी टाइम पीरियड भी वही आ गया। तो बोलो कहाँ से ज्यादा कम करने लगे थे। और तुमको बताया था ना कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को कुछ भी कर लो, पानी में डाल दो, लिफ्ट में डाल दो, इंक्लाइन पे चढ़ा दो, हर जगह आंसर एक ही आता है। तो एक बात तो समझ में आता है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, तो सेम फ्रीक्वेंसी वाले दो ऑप्शन है। अब कह रहा है, ये कह रहा है कि शिफ्टेड मीन पोजीशन, ये कह रहा है सेम मीन पोजीशन, क्या कहते हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब जो मीन पोजीशन था, और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो मीन पोजीशन है, वो दोनों सेम है या डिफरेंट है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो मीन पोजीशन मालूम चला जहां पे स्प्रिंग रिलैक्स्ड है वहीं हो जाएगा। लेकिन जब ये आएगा तो मीन पोजीशन तब आएगा जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा क्यूवी बाई के से। कौन सा हो गया देख। देखो आपको एक बात समझ में आने लगा होगा कि एसएचएम का कितना खतरनाक एप्लीकेशन होता है। आज के आज हमने इलेक्ट्रोस्टैट और एसएचएम को जोड़ के कई क्वेश्चन देख लिए हैं। लगता है मैं इतना ही क्वेश्चन टाइप कर पाया था, और बाकी हम टाइप नहीं कर पाए। ठीक है, बाकी जो भी है हम किसी एक दिन और क्लास में डिस्कस कर देंगे। और भी रह गया है, बच्चों के डाउट्स रह गए हैं, उसको एक्सप्लेन कर देंगे कल, नहीं तो स्कूल में ही करा देंगे। तो अभी इसमें कह रहे हो टाइम पीरियड ज्यादा, कोई कह रहा है कम, क्या हो रहा है। ये एचसी वर्मा में क्वेश्चन है भी। एचसी वर्मा में क्वेश्चन है। हाँ कल टेस्ट है। चलो आज क्लास यहीं पे द एंड कर रहे हैं, ठीक है ना। हम आपको ये बार कोड, इसका क्यूआर कोड कर देते हैं स्कैन। तो क्वेश्चन टाइप करके लाने से ना थोड़ा समय बच जाता है। एक मिनट रुक जरा, बड़ा फाइल है ना, थोड़ा बनने में टाइम लग रहा होगा। रिलीज ही नहीं कर पाया।
बड़ा फाइल है कि उसके भी। लास्ट टाइम देख लगते हैं, कुछ एरर आ रहा है। वैसे इसका तो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके अभी हम अपलोड कर देंगे, जो नहीं देख पाया वो देख लेना।